बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनदर एप्लीकेशन ऑफ गासिस लॉ। इससे पहले हम दो एप्लीकेशन को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास एक स्फीयर था जिस पर पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और 3 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी बाय यूजिंग द गासिस लॉ। इसी तरह सेकंड एप्लीकेशन में हमारे पास इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज थी और उसके करीब हमने एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी बाय यूजिंग द गासिस लॉ। और आज की जो हमारी एप्लीकेशन है, यहाँ पे हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। तो एक पॉइंट P हमने कंसिडर किया, ठीक है, जिसका फासला जो है वो D डिस्टेंस कह लें इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से है। तो इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या करना है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक बात वाज़ी होगी कि बेसिकली गासिस लॉ को हम डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और बड़ी आसानी के साथ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाती है इन डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर बाय यूजिंग द गासिस लॉ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। आज की जो एप्लीकेशन है बहुत ही आसान और सिंपल है। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब देखिए, इसको पेपर में लिखना है कैसे, साथ साथ मैंने पॉइंट्स भी लिखे हैं तो आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ और पेपर में लिखेंगे कैसे वो भी आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। सबसे पहले बच्चों आप ये बताओगे कि हमारे पास दो मेटल की बनी हुई प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। और ये जो प्लेट है ये बहुत बड़ी हैं, इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट्स हैं। अब यहाँ पर मैं इतनी बड़ी प्लेट्स को दिखा नहीं सकता तो मैंने तो एक छोटा सा पोर्शन उसका दिखाया, या आप यूँ कह लें कि मैंने इसको खुद छोटा करके यहाँ पर शो किया। असल में ये शीट जो है वो बहुत बड़ी है, लामहदूद हद तक फैली हुई है। ठीक है, अच्छा, और ये पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके दरमियान स्पेस बहुत कम है। ठीक है, और इनके दरमियान वैक्यूम पाया जा रहा है, कोई और मीडियम मौजूद नहीं है। ठीक है, इसी पॉइंट को आप यूँ लिखेंगे, कंसीडर द टू पैरेलल क्लोजली स्पेस्ड मेटल प्लेट्स ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट, लामहदूद हद तक फैली हुई एंड सेपरेटेड बाय द वैक्यूम, और उनके दरमियान जो है वो वैक्यूम है, फ्री स्पेस कह लें या वैक्यूम कह लें। ठीक है, उसके बाद आप ये बताओगे कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है और इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है, उसकी जो यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, इसके ऊपर भी चार्ज को एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर। ठीक है, उसके बाद फिर हाउ मच चार्ज पर यूनिट एरिया आपने बताना है, कितना कितना चार्ज पाया जा रहा है। पहले ये बता दो जी, प्लेट्स हैव द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपोजिट चार्जेस, यानी एक प्लेट पॉजिटिव है, एक प्लेट नेगेटिव है। पॉजिटिव पर भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया और नेगेटिव पर भी यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, हाउ मच चार्ज इज प्रेजेंट ऑन दिस प्लेट्स, तो कितना चार्ज इन प्लेट्स के ऊपर पाया जा रहा है, तो वो हम चार्ज डेंसिटी से शो करते हैं, यानी एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज पाया जा रहा है। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया कहलाता है चार्ज डेंसिटी। जैसे मैस पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी होता है ना, इसी तरह से चार्ज पर यूनिट एरिया भी हमारे पास चार्ज डेंसिटी होता है। तो इन प्लेट्स के ऊपर चार्ज को बताने के लिए हम चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं भाई चार्ज डेंसिटीज ऑफ दिस प्लेट्स आर सिग्मा एंड सिग्मा। पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव सिग्मा और नेगेटिव के लिए नेगेटिव सिग्मा से हमने इसको शो किया। ठीक है, सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, इस सिंबल को हम सिग्मा कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर आप कहेंगे कि हमने इनके दरमियान देखा कि ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जिसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, और एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया हमने, जिस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द गासिस लॉ। ठीक है, तो आपने यहाँ पर बताना है, इसको कैलकुलेट करना है जी हमने E को एट पॉइंट P पॉइंट के ऊपर। ठीक है, बिटवीन द प्लेट्स। ओके, तो अब आप जानते हैं कि जब भी आपने गासिस लॉ को इस्तेमाल करना होता है किसी भी पर्पस के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमने गासिस लॉ को इस्तेमाल करना है ना, तो जब भी आप गासिस लॉ को इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक क्लोज सरफेस वहाँ पे कंसीडर करनी होती है। ठीक है, एज्यूम करनी होती है क्लोज सरफेस, 3 डायमेंशनल सरफेस। ठीक है, जिसको हम गाशियन सरफेस कहते हैं। वो कैसी हो सकती है, वो आपके पास स्फेरिकल हो सकती है, वो आपके पास सिलेंड्रिकल हो सकती है, वो आपके पास इर्रेगुलर शेप की हो सकती है। ठीक है, और वो आपके पास क्यूब हो सकती है, वो क्यूबाइड हो सकती है, क्लोज और 3D होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, और वो जिस पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है वो उसकी सरफेस के ऊपर पाया जाना चाहिए। अब देखें जी, ये यहाँ पर मैंने एक क्यूबिक सरफेस यहाँ पे एज्यूम की है। ठीक है, क्लोज सरफेस है, ये क्यूब बना हुआ है और इसके ऊपर ये पॉइंट P मैंने लिया है सरफेस के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। अब सवाल ये पैदा होता है, बाज़ को बच्चे पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी सरफेस यहाँ पे लेनी है, हम यहाँ पे स्फेरिकल क्यों नहीं ले रहे। तो बच्चों आप ये देखते हो कि ऐसी कौन सी सरफेस है जिसके साथ आप आसानी से फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हो।
ये आपकी अपनी चॉइस होती है, कोई सी भी आप ले सकते हो क्लोज सरफेस, बस क्लोज सरफेस होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आपने वो सरफेस सेलेक्ट करनी है जिसके साथ आप आसानी से फ्लक्स को कैलकुलेट कर पाएँ, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक क्यूबिक जो है वो सरफेस कंसीडर की है, राइट। तो आप यहाँ पर बताएंगे कंसीडर अ गॉसियन सरफेस लाइक अ क्यूब, एक क्यूब लाइक जो है वो गॉसियन सरफेस आपने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अच्छा, अब हमने क्योंकि इलेक्ट्रिक ये जो हमारे पास सॉरी है गाज़ीज़ लॉ को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, तो गाज़ीज़ लॉ के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे पहली चीज़ वो क्या है, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप गाज़ीज़ लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस ये जो आपके पास क्यूब है इसके 6 फेस होते हैं, इस 6 के 6 फेसेस में से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आप पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर आप गाज़ीज़ लॉ लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ बच्चों। देखिए ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक बॉक्स है और इसके अगर मैं चले मान लीजिए, क्योंकि अब मेरे पास कोई परफेक्ट क्यूब तो नहीं है, अब मान लीजिए क्यूब या क्यूबाइडल कह दें आप इसको, ठीक है। इसके 6 फेस हैं, ये ऊपर वाला 1, ये नीचे वाला 2, 3, 4, 5 और ये 6, इसके 6 फेस हैं, ठीक है। ओके, तो अब इसमें से आप देख सकते हैं ये इस तरह से इस 2 प्लेट्स के दरम्यान में पड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ऊपर से नीचे को आ रही है। ये बात ज़हन में रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ऊपर से नीचे को आ रही हैं, ठीक है। और दूसरी बात आपको पहले मैं बता दूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जो हमारे पास वेक्टर एरिया है ये आपस में परपेंडिकुलर हों तो फ्लक्स ज़ीरो हो जाता है। कैसे ज़ीरो हो जाता है आपको मैंने बताया था फार्मूला, पहले भी आप सीख चुके हैं। फ्लक्स का फार्मूला क्या है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, ठीक है, इसमें ए वेक्टर एरिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इक्वल होता है जी ई ए कॉस ऑफ थीटा। अब अगर कॉस थीटा यानी ई और ए के दरम्यान एंगल 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 पे 0 होता है, फ्लक्स आपको क्या मिलेगा, 0, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देखना इस बात को इस्तेमाल करेंगे हम। ये हमारे पास ये एक समझ लीजिए कि ये क्यूब ही है एक तरह का, यहाँ पर हमने इस तरह रखा हुआ है और इसकी जो अपर सरफेस है ना, ये वाली सरफेस, ये इस मेटल प्लेट के इनसाइड आई हुई है। इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है ना, तो मेटल प्लेट के इनसाइड ये जा सकती है। कौन सा, ये रियल है जो कि इस मेटल प्लेट के अंदर जा नहीं सकती, सही है। अब हमारे पास सबसे पहले हम ये जो चारों फेस हमें नजर आ रहे हैं ये वाले, ये वर्टिकल फेसेस, इसको देखो जी। सबसे पहले एक ये फेस आपके पास, इसका वेक्टर एरिया हमेशा आपको पता है सरफेस से आउटवर्ड होता है, इस तरह से होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब यहाँ पे ये वेक्टर एरिया इसका, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऊपर से नीचे को आ रही हैं ऐसे, तो क्या एंगल बन रहे हैं इनके दरम्यान में, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री का एंगल है ना। तो ई और ए में अगर एंगल 90 डिग्री का होगा तो फ्लक्स क्या होता है आपके पास, 0 होता है। ये थीटा की वैल्यू जब 90 पुट करेंगे तो कॉस 90 पे 0, ठीक है। उसके बाद फिर आप आ जाइए इस साइड के ऊपर, इसका जो वेक्टर एरिया वो ऐसे आउटवर्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देख सकते हैं ऊपर से नीचे को आ रही हैं ऐसे, तो एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री। तो इस फेस से भी फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। फिर आ जाते हैं जी हम इस फेस के ऊपर, ठीक है, ये वाला फेस यहाँ पर ऐसे। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इसका वेक्टर एरिया वो ऐसे आउटवर्ड है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही हैं वो ऊपर से नीचे यूँ आ रही हैं, तो क्या बनता है इसका एंगल, 90 डिग्री। तो इस फेस से भी फ्लक्स क्या होगा, 0। अब ये वाला फेस से फ्लक्स 0 है, इधर से फ्लक्स 0 है, इधर से फ्लक्स 0, क्यों, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आपस में क्या परपेंडिकुलर है। अब ये पीछे वाला फेस जो आपको नजर नहीं आ रहा, यानी मेरी तरफ जो है फेस, ये वाला ये फेस है, इधर भी क्या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे हैं, सॉरी वेक्टर एरिया ऐसे आउटवर्ड होगा और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसी होंगी, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे, तो परपेंडिकुलर। तो ये जो आपको 4 फेस नजर आए, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला, और जो पीछे आपको नजर नहीं आ रहा है ये फेस इधर वाला, ये 4 के 4 फेसिस के जो वेक्टर एरिया हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो ये चारों फेसिस के अंदर फ्लक्स क्या होगा, 0। फिर कितने फेस रह गए हमारे पास, 2 फेस रह गए, एक ऊपर का फेस और एक नीचे का फेस। अब हमने इसको इस तरह कंसीडर किया कि इसका जो ऊपर फेस है वो मेटल प्लेट के इनसाइड आ रहा है और मेटल प्लेट के इनसाइड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है और ऊपर तो फिर फ्लक्स हो ही नहीं सकता। फिर सिर्फ और सिर्फ नीचे वाली सरफेस रहेगी, उसका फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। अब ऊपर क्यों 0 होती है, पहले मैं आपको उसका कंसेप्ट दे दूं। देखो ये हमारे पास एक मेटल की बनी हुई प्लेट है, अगर हमने इसके ऊपर नेट चार्ज पॉजिटिव लाया हुआ है ना, तो वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करके इसकी आउटर सरफेस पर आ जाते हैं। इधर से भी आउटर सरफेस पर होंगे, इधर से भी आउटर सरफेस पर होंगे, और जो सेंट्रल रीजन होता है यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होती, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होती है, 0। इसलिए इस कंडक्टर के ऊपर जिसके ऊपर चार्ज पाया जाए वो चार्ज सिर्फ उसकी सरफेस के ऊपर पाया जाता है, उसके इनसाइड चार्ज नहीं पाया जाता। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होती है, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि इनसाइड जो नेट चार्ज है वो 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड फिर 0 होगी, ठीक है। तो ये E0 होता है इनसाइड द कंडक्टर। अब ये मेटल प्लेट है, ये जो ऊपर वाली सरफेस है ये इसके इनसाइड आ रही है।
अब पॉजिटिव चार्ज इसकी आउटर सरफेस के ऊपर यहाँ पर है या इसके ऊपर वाली सरफेस पे हो सकता है, लेकिन इसके इनसाइड ई क्या है, जीरो। अब अगर इनसाइड ई जीरो है तो ऊपर वाली फेस से कुछ भी फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। ठीक है, पीछे बचा जी हमारे पास ये आखिरी वाला, ये इसका वेक्टर एरिया कैसे होगा जी, इस तरह से होगा। अगर मैं आपको यूँ दिखा सकूँ ऐसे, तो ये इसका वेक्टर एरिया होगा ऐसे। ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं। और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे ऊपर से नीचे आ रही हैं, तो देखो क्या एंगल बन रहे हैं इनका। अगर मैं यहाँ से यूँ दिखाऊँ ऐसे, तो क्या एंगल बन रहे हैं इनका, पैरेलल है ये दोनों के दोनों। ठीक है, तो इस तरह से जो सिर्फ और सिर्फ नीचे वाला फेस है, उस फेस से आपको फ्लक्स मिलता है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने ये 3 डायग्राम बनाई है और यहाँ पर वो डायग्राम बनाई जो आपकी बुक के अंदर पड़ी हुई है। बुक के अंदर 4 फेसेस लेके उसने 4 फ्लक्स कैलकुलेट किए हैं। अब 4 फ्लक्स किस तरह से ले सकते हैं आपने जो गाशियन सरफेस लेनी होती है वो एक 3D गाशियन सरफेस होती है, एक क्लोज सरफेस। ठीक है, तो उसके 6 फेसेस हो सकते हैं। अगर आप इस तरह बॉक्स लाइक शेप में लेते हैं, चाहे वो क्यूब है या क्यूबाइडल है, 6 फेस होते हैं, 4 नहीं होते। इसलिए आपको मैंने यहाँ पर 6 के 6 पूरे फ्लक्स कैलकुलेट करके बताने हैं। ओके, तो यहाँ से आप ये चीज़ें क्लियर होगी कि आपके पास ये जो चारों फेस ऊपर वाले होते हैं, इनके ऊपर जो है वो सारे के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर हो जाती है। अब ये ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस, ऊपर वाले फेस से क्योंकि वो इस मेटल प्लेट के इनसाइड फ्लक्स जीरो होता है, नीचे वाला आपके पास सिर्फ बच गया। नीचे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो नीचे को जा रही हैं, वेक्टर एरिया भी नीचे को है, एंगल क्या बनता है 0 डिग्री। तो अब हमने क्या करना है जी, 6 के 6 फेसिस का जो है टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास टोटल फ्लक्स कैसे आएगा, टोटल फ्लक्स को इज इक्वल टू φE1। अब E का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, ये फाई का मतलब फ्लक्स होता है, फ्लक्स तो मैग्नेटिक भी हो सकता है। तो E साथ लिखने का पर्पज़ ये होता है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, साथ में 1 का मतलब है फर्स्ट फेस का। ठीक है, φE2 का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ सेकंड फेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ थर्ड फेस, फोर्थ फेस, फिफ्थ फेस और सिक्स्थ फेस। ये 6 फेस पूरे हो गए आपके। ठीक है, अब जो पहले 4 फेस हैं 1 2 3 4, मैंने आपको बताया चारों के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो वेक्टर एरिया के साथ परपेंडिकुलर है। तो उस सूरत में एंगल थीटा 90 डिग्री बन जाता है। जब आप यहाँ पुट करते हैं तो cos 90 पे 0 होता है, वो 0 इससे मल्टीप्लाई के पूरे का पूरा 0 कर देता है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने लिखा है जी EA cos 90, EA cos 90, EA cos 90, EA cos 90, 4 के 4 जो है वो आपके पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, 0 0 0 0। फिर उसके बाद जो ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस आ गया। अब ऊपर वाले फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनसाइड द कनेक्टर 0 होती है। ठीक है, और ये वाला फेस इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल प्लेट आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर 0 होगी। तो यहाँ पर E 0 कर दो, साथ में A, 0 इंटू A क्या बना, ये पूरा A हो गया, 0 हो गया। फिर बचा जी आखिरी ये नीचे वाला फेस जिसके ऊपर ये पॉइंट पाया जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें एंगल थीटा जो है वो 0 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं। तो यहाँ पर EA cos ऑफ 0 डिग्री, तो EA cos 0 पे 1 होता है, 1 इंटू EA आपके पास EA बन गया। ठीक है, अब क्या करोगे, ये टोटल फ्लक्स आपका, टोटल फ्लक्स को आप φE यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से डिनोट कर दो। ये तो सब 0 है, एक बचा आपके पास EA, ये आ गया जी आपके पास टोटल फ्लक्स। समझ गए। अब आपने जो है वो क्योंकि गाज़ीज़ लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, लगाइए गाज़ीज़ लॉ। गाज़ीज़ लॉ क्या है हमारे पास, टोटल फ्लक्स, ठीक है, इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब ये टोटल फ्लक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है EA, यहाँ पर पुट कर दिया EA। चार्ज, हाउ मच चार्ज इज प्रेजेंट, तो चार्ज कितना पाया जा रहा है इसके अंदर, तो वो हम कैसे पता लगाते हैं, वो हम पता लगाते हैं जी चार्ज डेंसिटी से। यहाँ पर मैंने लिखा है भाई चार्ज डेंसिटी हमारे पास होती है, सिग्मा से डिनोट करते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज पाया जाता है उससे हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं, यानी सिग्मा। ठीक है, और अगर हमने चार्ज की वैल्यू मालूम करनी है तो चार्ज डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q इज इक्वल टू एरिया इंटू चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब जितना एरिया आ रहा है उसके अंदर जितनी चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी कि कितना चार्ज यहाँ पर आया इस क्लोज सरफेस के अंदर। राइट, ओके बच्चों, तो यहाँ पर Q की जगह पे आपने जो है वो A इंटू सिग्मा लिख दिया, क्योंकि Q इज इक्वल टू A सिग्मा होता है आपके पास। अब इधर भी A है, इधर भी A कट गए, तो E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास वो फाइनल रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट के ऊपर पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, अब इसकी जो वेक्टर फॉर्म अगर आपने बनानी है तो ऊपर छोटा सा एरो बना दें और साथ में इसकी जो डायरेक्शन है वो शो कर दें, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो है वो साथ में शो करता है डायरेक्शन को। तो यहाँ पर आपने R यूनिट वेक्टर लगा दी, उसके ऊपर आपने छोटी सी कैप बना दी, तो ये हमारे पास आ जाती है इसकी वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब बच्चों जो बात यहाँ से समझने वाली है एक पॉइंट वो जरा सुन लें, ये टॉपिक तो हमारा ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड कर रही है किस चीज़ के ऊपर, चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है और परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस पर, दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, यानी मीडियम की परमिटिविटी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि ये E जो है इसका कोई डिस्टेंस से ताल्लुक नहीं बताया गया कि मतलब आप इस प्लेट से कितने डिस्टेंस पर होंगे तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो इधर भी ले सकते हैं,
उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अगर आप इसको यहाँ ले लें उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब यहाँ पे ले लो उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ से आप ऊपर या नीचे करीब ले जाएं, उसको ऊपर ले जाएं नीचे ले जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डिस्टेंस से डिपेंड नहीं करती, डिस्टेंस के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती। आप यहाँ पर पॉइंट ले लो, आप यहाँ पर पॉइंट ले लो, आप यहाँ पर ले लो, ठीक है। तो इन मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर आप चेक कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एक जैसी। इसी वजह से कहा जाता है कि इन प्लेट्स के दरमियान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ओके चलो बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।